हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम श्वसन तंत्र से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट ल्यूसेंट बुक से लिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य है गैस विनिमय का, मतलब गैसों के आदान प्रदान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन का प्रमुख अंग कौन सा है। तो मानव में श्वसन का प्रमुख अंग है फेफड़े। अगला क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र का सबसे पहला भाग कौन सा है। नासिका। देखो, हम नाक से ही सांस लेते हैं, तो सबसे पहला भाग कौन सा हुआ, नासिका। नासिका को ही नाक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासिका में वायु को छानने वाली संरचनाएं क्या है। तो वो संरचनाएं हैं नासिका रोम। देखो, हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उन्हें ही नासिका रोम बोलते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो कुछ धूल कण सांस के साथ हमारी नासिका में चले जाते हैं, हमारी नाक में आ जाते हैं। तो जो नासिका रोम है, इन धूल कणों को रोक लेते हैं फेफड़ों में जाने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नासिका गुहा में वायु को नम और गर्म करने का कार्य कौन करता है। तो ये कार्य होता है श्लेष्मा का। ठीक है, श्लेष्मा को म्यूकस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासिका गुहा के पीछे स्थित भाग क्या कहलाता है। वो भाग होता है ग्रसनी। अगला क्वेश्चन है, ग्रसनी से वायु किस नली में जाती है। तो वायु जाती है स्वर यंत्र में। अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। देखो, स्वर यंत्र का प्रमुख कार्य है ध्वनि उत्पादन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र के ऊपर स्थित ढक्कन जैसी संरचना क्या कहलाती है। देखो, उस संरचना को बोलते हैं एपिग्लोटिस। अगला क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस का प्रमुख कार्य क्या है। देखो, इसका प्रमुख कार्य ये होता है कि जो एपिग्लोटिस है, यह भोजन को वायु नली में जाने से रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वर यंत्र के बाद वायु किस नली में प्रवेश करती है। तो स्वर यंत्र के बाद वायु जिस नली में प्रवेश करती है उसका नाम है श्वास नली। अगला क्वेश्चन है, श्वास नली को खुला रखने वाली संरचनाएं क्या है। देखो, श्वास नली को खुला रखने वाली संरचनाएं वो है उपास्थि वलय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वास नली आगे चलकर कितनी मुख्य शाखाओं में विभाजित होती है। तो यह 2 शाखाओं में विभाजित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वास नली की दोनों मुख्य शाखाएं क्या कहलाती हैं। उन्हें बोलते हैं श्वसनी। देखो, यहां देखो, श्वास नली 2 मुख्य शाखाओं में विभाजित होती है और उनको क्या कहा जाता है, उन्हें बोला जाता है श्वसनी। अगला क्वेश्चन है, श्वसनियों की छोटी शाखाएं क्या कहलाती हैं। श्वसनिकाएं। देखो, श्वास नली की 2 मुख्य शाखाएं होती हैं। ठीक है, ये देखो, ये श्वास नली है, इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। इन 2 मुख्य शाखाओं को बोला जाता है क्या, श्वसनी। ठीक है, अब श्वसनी की भी आगे छोटी छोटी शाखाएं होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसनिकाओं के अंतिम छोर पर स्थित वायु कोश क्या कहलाते हैं। देखो, जो श्वसनिकाएं होती हैं, इनके अंतिम छोर पर छोटे छोटे वायु कोश होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं वायु कोष्टिकाएं। अगला क्वेश्चन है, वायु कोष्टिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। देखो, इनका प्रमुख कार्य होता है गैस विनिमय का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु कोष्टिकाओं की दीवार कैसी होती है। इनकी दीवार पतली होती है। अगर इनकी दीवार पतली होगी तभी तो जो गैस का विनिमय है वो होगा इनसे। ठीक है, वायु कोशिकाओं की दीवार पतली होती है क्योंकि इनसे ही गैस विनिमय होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु कोशिकाओं को घेरने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी होती हैं। वो होती हैं केशिकाएं। देखो, ये होती हैं छोटी छोटी वायु कोष्टिकाएं। ठीक है, वायु कोष्टिकाएं होती हैं और इन वायु कोष्टिकाओं को चारों तरफ से घेर के रखा होता है किसने, केशिकाएं ने। जो ये केशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं, इनके अंदर क्या होता है, रक्त बह रहा होता है। तो रक्त में, ठीक है, देखो, ये जो वायु कोष्टिकाएं होती हैं, इनसे जो ऑक्सीजन है वो इन केशिकाओं में जाती है। ठीक है, और इन केशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो इन वायु कोष्टिकाओं में आती है। ठीक है, तो इस तरह से जो वायु कोष्टिकाएं होती है ना, ये गैस विनिमय का कार्य करती हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो देखो, हमें पता है कि जो गैसों का आदान प्रदान है, यानी कि गैस विनिमय कहाँ होता है, वायु कोष्टिकाओं में होता है। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो कहाँ होगा, वायु कोष्टिकाओं में। ठीक है, अगला पॉइंट है, फेफड़ों को ढकने वाली झिल्ली क्या कहलाती है। देखो,
फेफड़े चारों तरफ से एक झिल्ली से ढके हुए होते हैं, उस झिल्ली को बोलते हैं फुफ्फुस। अगला क्वेश्चन है, फुफ्फुस के बीच का द्रव क्या कहलाता है? देखो, दो झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा होता है, ठीक है, मतलब दो फुफ्फुस झिल्ली के बीच में द्रव भरा होता है, उस द्रव को बोलते हैं फुफ्फुसीय द्रव। अगला प्रश्न है, फुफ्फुसीय द्रव का प्रमुख कार्य क्या है? इसका कार्य होता है ये घर्षण को कम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दायां फेफड़ा कितने पालियों में विभाजित होता है? तो दायां फेफड़ा 3 पालियों में विभाजित होता है। अगला क्वेश्चन है, बायां फेफड़ा कितने पालियों में विभाजित होता है? ये 2 पालियों में विभाजित होता है। अगला प्रश्न है, बाएं फेफड़े में एक पाली कम होने का प्रमुख कारण क्या है? देखो, हमें पता है दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। तो ये पूछा गया है कि बाएं फेफड़े में एक पाली कम क्यों होती है? तो इसका आंसर है, क्योंकि बाएं तरफ, देखो, मनुष्य में बाएं तरफ हृदय होता है, ताकि हृदय को स्थान मिल सके बाएं तरफ, इसलिए बाएं फेफड़े में एक पाली कम होती है। अगला प्रश्न है, श्वसन में प्रमुख पेशीय अंग कौन सा है? वो पेशीय अंग है मध्यपट। अगला प्रश्न है, मध्यपट का अंग्रेजी नाम क्या है? इसका अंग्रेजी नाम है डायफ्रैगम। अगला क्वेश्चन है, श्वसन श्वास लेते समय मध्यपट की स्थिति कैसी होती है? देखो, श्वास लेते समय मध्यपट चपटा हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वास छोड़ते समय मध्यपट की स्थिति कैसी होती है? तो श्वास छोड़ते समय मध्यपट गुंबदाकार हो जाता है। अगला प्रश्न है, श्वास लेने के दौरान वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? देखो, जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम पर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, श्वास छोड़ने के दौरान वक्ष गुहा का आयतन कैसा होता है? देखो, जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम पर वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, श्वास लेने के दौरान वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है और श्वास छोड़ने के दौरान वक्ष गुहा का आयतन घट जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वास लेने की क्रिया क्या कहलाती है? देखो, श्वास लेने की क्रिया कहलाती है अंतः श्वसन। अगला प्रश्न है, श्वास छोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? देखो, श्वास छोड़ने की क्रिया कहलाती है उच्छ्वसन, ठीक है, उच्छ्वसन। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान फेफड़ों में वायु का आना जाना क्या कहलाता है? तो फेफड़ों में वायु का आना जाना कहलाता है फुफ्फुसीय संवातन। अगला प्रश्न है, श्वसन के लिए आवश्यक प्रमुख गैस कौन सी है? तो वो गैस है ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, श्वसन के दौरान शरीर से बाहर निकलने वाली प्रमुख अपशिष्ट गैस कौन सी है? देखो, यहाँ अपशिष्ट गैस की बात की गई है और वो अपशिष्ट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। देखो, होता क्या है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कहाँ है? रक्त में होता है। तो जहां जहां, मतलब बॉडी के जिस पार्ट में रक्त पहुंचता है, तो उसी उसी पार्ट में ऑक्सीजन भी पहुंचती रहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश परिवहन किस रूप में होता है? तो अधिकांश परिवहन होता है बाइकार्बोनेट के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के संयोजन से क्या बनता है? देखो, जब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब बनता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान कौन सा है? तो कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन किसके लिए होता है? देखो, कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज का अपघटन मतलब ग्लूकोज इसलिए टूटता है ताकि ऊर्जा का उत्पादन हो सके। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन से प्राप्त प्रमुख ऊर्जा मुद्रा क्या है? देखो, कोशिकीय श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये हम सबको पता है, लेकिन किस रूप में प्राप्त होती है? वो एटीपी के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन होता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है? देखो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है, लेकिन ये श्वसन होता किस में है? ये यीस्ट में होता है और बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, उनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है।
तो यहाँ पूछा गया है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, उसे बोलते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव में अवायवीय श्वसन मुख्यतः किन कोशिकाओं में हो सकता है? देखो, मानव में वैसे तो वायवीय श्वसन होता है, लेकिन मानव की जो पेशी कोशिकाएं होती हैं उनमें अवायवीय श्वसन हो जाता है। किस कंडीशन में होता है, मतलब किस स्थिति में होता है? देखो, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पर पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। उस टाइम पर पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेशियों में अवायवीय श्वसन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो पेशियों में अवायवीय श्वसन से बनता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है। देखो, होता क्या है, जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपकी पेशी कोशिकाओं में जो ऑक्सीजन होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे कम होने लगती है। तो उसकी वजह से पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन हो जाता है। और जब पेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है तो पेशी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होने लगता है। और जब लैक्टिक अम्ल का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप बहुत ज्यादा थक जाते हो। ठीक है। आपकी पेशी कोशिकाओं में दर्द होने लगता है। इसीलिए एक्सरसाइज, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो आपके शरीर में दर्द होने लगता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन की लय का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से होता है? देखो, जो श्वसन मतलब जो हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसका भी नियंत्रण होता है मस्तिष्क के पास। तो पूछा गया है, मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन के लय को नियंत्रण करता है? वो भाग है मेडुला ऑब्लुकेंटा। अगला प्रश्न है, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता का प्रमुख प्रभाव क्या है? देखो, जब रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो जो श्वसन दर है वो भी अधिक हो जाती है, मतलब श्वसन दर में भी वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, वायु कोशिकाओं में ऑक्सीजन किस प्रक्रिया द्वारा रक्त में जाती है? तो वो प्रक्रिया है विसरण। ठीक है। अगला प्रश्न है, रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा जाती है? ये भी विसरण की प्रक्रिया से जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायु कोशिकाओं और रक्त के बीच गैसों का आदान प्रदान किस अंतर के कारण होता है? तो वो अंतर है सांद्रता प्रवणता। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने वाले अंगों को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्वसन मार्ग। अगला प्रश्न है, श्वसन मार्ग में धूल और रोग जनकों को रोकने में कौन सी संरचना सहायक है? देखो, श्वसन मार्ग में श्लेष्मा होता है, यानी कि म्यूकस होता है। ठीक है। श्वसन मार्ग में जब धूल या फिर जो रोग जनको होते हैं, रोग जनक होते हैं, जब वो श्वसन मार्ग में पहुंचते हैं तो श्लेष्मा उनको फेफड़ों तक पहुंचने से रोकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वास नली में उपस्थित श्लेष्मा को बाहर निकालने में कौन सी संरचनाएं सहायक होती हैं? तो वो संरचनाएं हैं पक्षमार्ग। देखो, श्वास नली में बहुत सारे पक्षमार्ग होते हैं। होता क्या है, जब श्वास नली में बहुत ज्यादा श्लेष्मा इकट्ठा हो जाता है तो जो ये पक्षमार्ग है श्लेष्मा को श्वास नली से बाहर निकालने का काम करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, पक्षमाप की गति किस दिशा में श्लेष्मा को ले जाती है? अब देखो, जो पक्षमाप है ये किस दिशा में श्लेष्मा को ले जाता है? ये ग्रसनी की ओर श्लेष्मा को ले जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य वयस्क की विश्राम अवस्था में श्वसन दर लगभग कितनी होती है? देखो, एक सामान्य वयस्क है और वो आराम कर रहा है, कोई काम नहीं कर रहा, सिर्फ आराम से बैठा है, तो उस समय पर उसकी श्वसन दर कितनी होगी? वो होगी 12 से 16 प्रति मिनट। मतलब 1 मिनट में वो 12 से 16 बार सांस लेगा और सांस छोड़ेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में फेफड़ों तक पहुंचने वाली वायु का मार्ग किससे शुरू होता है? वो शुरू होता है नासिका से। हमारे नाक से ही श्वसन तंत्र शुरू होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वसन और कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन के बीच मुख्यतः क्या संबंध है? इसका संबंध क्या है कि दोनों का ऊर्जा उत्पादन में जरूरी हो, मतलब श्वसन और जो कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन है इनके बीच मुख्य संबंध है ऊर्जा उत्पादन का। ठीक है। किस तरह से संबंध है, देखो इसे समझेंगे हम। यह है कोशिका। ठीक है। कोशिका को इंग्लिश में सेल बोलते हैं। ठीक है। ये कोशिका है। अब होता क्या है, हमने खाना खाया, खाना पच गया, खाना पच गया और किस रूप में ये कोशिका में पहुंचेगा? जो हमने भोजन खाया और वो पचा, किस रूप में पहुंचेगा कोशिका में? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है। अब जो ग्लूकोज है ये पहुंच गया कोशिका के अंदर। ठीक है। अब देखो, हमने श्वसन से कौन सी गैस ली? हमने ऑक्सीजन गैस
हमारे शरीर के अंदर गई तो कोशिका में ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है, ऑक्सीजन गैस कोशिका में पहुंच गई। अब देखो, कोशिका में ग्लूकोज भी है, कोशिका में ऑक्सीजन गैस भी है, तो होगा क्या, कोशिका के अंदर ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देगा, और जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा तो उससे ऊर्जा का उत्पादन होगा, ठीक है। तो ये संबंध है श्वसन और कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन में, ठीक है। इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। देखो, ये सभी पॉइंट्स लूसेंट की बुक से लिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर एक टॉपिक कवर करवाया गया आपको श्वसन का, ठीक है। ऐसे ही डे बाय डे आपको जनरल साइंस के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी आपको कवर करवाए जाएंगे।